गुड इवनिंग। अभी हम इस वीडियो में सेट 2 जो हम सेट बनवाते हैं, अभी तक आपको सेट 7, 8, 9 बनवा चुके हैं और 1 बनवा चुके हैं। 7, 8, 9 बनवा चुके हैं और सेट 1 यानी 4 सेट अभी तक आपको बनवा चुके हैं। आज हम आपको सेट 2 बताने वाले हैं। सेट 2 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो समरूप वेग से गतिमान होगा। 3 प्रश्न आता है इसमें का, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है और समरूप वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। 3 तरह के प्रश्न आते हैं, एक स्थिर आवेश, एक गतिमान आवेश और एक समरूप वेग से गतिमान आवेश। तो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और समरूप वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। समरूप वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। फिर से एक बार, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, समरूप वेग से गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए। दूसरा है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है। किस बिंदु आवेश के कारण Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² होता है। उसके बाद है तीसरा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है बहादुर। विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, आप लोगों को 11th में पढ़ना था। बल 2 प्रकार का होते हैं, संरक्षी और असंरक्षी। एक ऐसा बल जिसकी दिशा को विपरीत करने पर वो खोए हुए ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर ले, वो संरक्षी बल है। और एक ऐसा बल जो जिसकी दिशा को विपरीत कर देने पर खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सके, वो असंरक्षी बल है। जैसे कि घर्षण बल या स्प्रिंग बल जो रबड़ वाला बल है, वो अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसीलिए वो असंरक्षी बल है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, ये सब संरक्षी बल हैं। यानी हम शॉर्ट में कहें तो घर्षण बल और स्प्रिंग बल को छोड़कर बाकी सब बल संरक्षी है। स्प्रिंग बल और घर्षण बल को छोड़कर बाकी सब बल संरक्षी है। घर्षण बल और स्प्रिंग बल जो है असंरक्षी बल है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, देखिए यहां पर लिखा हुआ है परिणामी बल, बल नहीं लिखा हुआ है, परिणामी बल। तो स्थिर कोई आवेश को, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो याद होगा, आपको हम बताए थे कि जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो उस पर 2 बल लगता है, QE और QE, और ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, इसीलिए परिणामी बल 0 होगा। जब द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक बल इधर लगेगा Q × E और एक बल इधर लगेगा Q × E। जहां तक हमको याद है कि आप लोग को ध्यान होगा, इस तरह से हमने बताया था कि एक बल लगेगा Q × E और एक बल लगेगा Q × E। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, इसीलिए परिणामी बल 0 होगा। हम ऐसे भी पढ़ाए हैं, शायद आपको याद होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं लगता। याद होगा आप लोगों को, हम एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को रखा जाए तो केवल बल आघूर्ण लगता है, बल का मान 0 होता है, बल आघूर्ण लगता है। लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो बल और बल आघूर्ण दोनों लगता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा, लेकिन समरूप में रखा जाए तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल नहीं लगेगा, बल 0 होगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता का मान होता है, अभी जस्ट बताए हैं,
खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता का मान शून्य होता है। खोखले गोले के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। खोखले गोले के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, लेकिन तीव्रता का मान शून्य होता है। खोखले गोले के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है, विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। एक और बात बहादुर, लाइव क्लास इधर 2-3 दिन नहीं चलेगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, तो लाइव क्लास नहीं चलेगा। अभी 2-3 दिन आप वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। अगला है पी आघूर्ण वाला, आघूर्ण दे दिया है P, एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? टॉर्क माने बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर होता है P क्रॉस ई, टाउ बराबर P ई साइन, तो टाउ बराबर P क्रॉस ई, टाउ बराबर P क्रॉस ई होता है। अगला है परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाओं में होता है। परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है? तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के बीच हम याद होगा पढ़ाए हैं, परावैद्युत माध्यम के अंदर जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है तो दूर दूर हो जाती हैं, यानी परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के बीच विकर्षण होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। परावैद्युत माध्यम के अंदर जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो दूर दूर हो जाती हैं, यानी परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत बल रेखाओं में विकर्षण होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कमजोर होता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। कूलाम के नियम से विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। इसके बाद किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है, यह हम बता चुके हैं। प्रश्न आपको याद होगा कि एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है, तो 1 से अनंत के बीच में 5 ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो 1 से अनंत के बीच में नहीं है, 1 से कम है, -1, 0, 0.5, ये 1 से कम है, और एप्सिलॉन आर का मान 1 से अनंत तक होता है, तो 1 से अनंत के बीच में 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? त्वरण का सूत्र होता है A बराबर E इंटू ई बटा में M, E इंटू ई बटा में M चाहे Q इंटू ई बटा में M। तो विद्युत क्षेत्र और आवेश दोनों समान होगा, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश उतना ही होता है, प्रोटॉन का भी आवेश उतना ही होता है, विद्युत क्षेत्र भी समान दिया है, तो बच गया द्रव्यमान। तो पहले प्रोटॉन दिया है तो AP ये हो जाएगा MP, और AE बराबर हो जाएगा Q इंटू ई बटा में ME, भाग दे देंगे तो Q कट जाएगा, ME चल जाएगा ऊपर, यानी ये त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण बटा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी ME बटा में MP। इसके बाद किसी गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? हम बता चुके हैं कि धन आवेश देने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, धन आवेश का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगा और आवेश द्रव्यमान भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन जब कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी, द्रव्यमान में भी कमी हो जाएगी। ऋण आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होगी, द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। फिर से एक बार, किसी भी वस्तु पर जब हम धन आवेश देंगे, जब किसी वस्तु पर धन आवेश देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घटेगा। ऋण आवेश देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, अभी जस्ट बताए हैं, धातुओं के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, डेबाई और कूलाम मीटर दोनों होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक SI मात्रक कूलाम मीटर होता है, व्यवहारिक मात्रक डेबाई होता है। तो यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि SI मात्रक, केवल मात्रक पूछा है, तो डेबाई भी हो जाएगा, कूलाम मीटर भी हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई और कूलाम मीटर दोनों होता है। खोखले गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं होती हैं, ऑप्शन है दूर दूर, नज़दीक नज़दीक, दोनों। तो खोखले गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं बहादुर प्रवेश से नहीं करती हैं, तो जब प्रवेश से नहीं करती हैं तो दूर दूर और नज़दीक नज़दीक का सवाल कहाँ होता है? खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश ही नहीं करती हैं, और जब प्रवेश ही नहीं करती हैं तो दूर दूर क्या और नज़दीक नज़दीक क्या है? कोई मतलब ही नहीं है।
तो खोखले गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं, नहीं नज़दीक या दूर दूर का बातें नहीं है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित माने लटकना विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। एक समान विद्युत क्षेत्र में इस स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब इसी सूत्र को निकालने के लिए जो थ्योरी हम पढ़ाए हैं वो पूरा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। ये सूत्र जो हम प्रूफ कराए हैं इसी सूत्र को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, चित्र से दर्शाएं कि उसमें रैखिक गति नहीं होती है। थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमा के पूछा है, चित्र से दर्शाएं कि उसमें रैखिक गति नहीं होती। रैखिक गति कब होगा? जब बल लगेगा। अघूर्णन गति कब होगा? जब बल आघूर्ण लगेगा। रैखिक गति कब होगा? जब बल लगेगा। बल लगेगा तो रैखिक गति होता है और वस्तु दूरी तय करता है। बल आघूर्ण लगेगा तो वस्तु में घूर्णन गति होता है, वस्तु कोण तय करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसमें रैखिक गति नहीं होगी, यानी उस पर बल नहीं लगेगा। तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल नहीं लगता है, केवल बल आघूर्ण लगता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा तो रैखिक गति नहीं होगी, यानी केवल यही वाला चित्र आपको बना के दिखाना है। कह रहा है कि चित्र से दर्शाइए, तो केवल आपको ये चित्र बना देना है, बस केवल चित्र बना करके छोड़ देना है। ये चित्र आपको बना करके ये छोड़ देना। ये जो चित्र हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये चित्र बना करके छोड़ देना है। यही है आपका। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं लगता। बल लगेगा जीरो, अब बल जीरो होगा तो रैखिक गति नहीं होगी। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? इसका आंसर भी आपको बता चुके हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं? हवा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो बराबर ऋणात्मक आवेश है, उनके लिए बल रेखाएं खींचें। दो ऋण आवेश स्थित है, एक ऋण आवेश यहाँ है और एक ऋण आवेश यहाँ है। दोनों के लिए बल रेखाएं दिखाना है तो दोनों में बल रेखाएं प्रवेश करता हुआ दिखाया जाएगा। दोनों में बल रेखाएं प्रवेश करता हुआ दिखाया जाएगा, क्योंकि धनात्मक रहता है तो बाहर निकलता है, ऋणात्मक होता है तो प्रवेश करता है। इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। ये दोनों पर धन आवेश होता तो तीर का चिन्ह बाहर की तरफ हो जाता था। दोनों में धन आवेश होता तो तीर का चिन्ह दोनों में और बाहर की तरफ हो जाता। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बता चुके हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम और बीमा ml², ml T−3 I−1 होता है। आवेश उत्पन्न करने की विधि की व्याख्या करें। आवेश उत्पन्न करने की दो विधि है, एक प्रेरण विधि और एक चालन विधि। दोनों विधि के बारे में बता चुके हैं, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका सेट 1 समाप्त हुआ। सेट 1 के सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर हम एक बार बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप ध्यान देना है। जिनको समझना होगा उतारना होगा, वीडियो को फिर से देख करके समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। आंसर हम एक बार बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए, 10 का डी, 11 का डी, 12 का ए, 13 का डी, 14 का डी और 15 के बी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिनको लिखना होगा ध्यान समझिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन है। टाउ बराबर पी क्रॉस सी या टाउ बराबर पी साइन थीटा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक लिख दीजिएगा। दूसरा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, चित्र से दर्शाएं कि उसमें रैखिक गति नहीं होती है। रैखिक गति नहीं होती है इसका मतलब बल जीरो है। तो हम जानते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल नहीं लगेगा, केवल बल आघूर्ण लगेगा। तो बल नहीं लगेगा मतलब रैखिक गति नहीं होगी। तो इस तरह से आपको समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव को डायग्राम से दिखा देना है। इसके बाद दूसरा है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसका आंसर हम आपको कॉपी में लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं।
हवा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो बराबर ऋणात्मक आवेश है, उनके लिए बल रेखा खींच के हम आपको दिखा चुके थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको डायरेक्ट कॉपी में मिल जाएगा। और आवेश उत्पन्न करने की विधि दो गो होता है, चालन विधि और प्रेरण विधि। दोनों विधि को लिख लीजिएगा। ये आपका सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। अभी हम आपको सेट नंबर 3 बना कर दिखा रहे हैं। सेट नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। हम सेट 3 आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। सेट 3 के बारे में ध्यान दीजिएगा। सेट 3 किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना। विद्युत फ्लक्स का मान भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। सूत्र पढ़ा चुके हैं। E बराबर 1/2πε0 इंटू λ/r, यानी λ/2πε0 इंटू r, यानी 2 का b हो जाएगा। इसको हम सजा के लिख सकते, जैसे प्रश्न में दिया है वैसे अनुसार, तो 2πε0 इंटू r ऐसे लिखा हुआ है। एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र अभी जस्ट बताए हैं, याद होगा समविभवतल के बारे में। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभवतल होता है। अब विद्युत तीव्रता समविभवतल के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता समविभवतल के लंबवत होती है, यानी आवेशित चालक के लंबवत होती है। तो विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत होगा। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभवतल होता है और विद्युत तीव्रता समविभवतल के लंबवत होती है। चौथा है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आवेश दिया हुआ है, गोले पर आवेश देखिएगा, आवेश दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम, फ्लक्स का मान पूछ रहा है। फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q, 1/ε0 इंटू Q। तो ये आपका हो जाएगा 1/ε0 का मान यदि हम रखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 गुना 4 पाई, 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 4 पाई। Q का मान दिया है 10 माइक्रोकूलाम, तो 9 चौके 36 पाई गुना 9 एक 10 में से 4, 10 36 गुना 10, 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1/ε0 का मान इतना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुना 10 के पावर 9। तो 1/4πε0 बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, तो 1/ε0 बराबर ये जो 4 पाई है वो इधर गुना में आ जाएगा। जो 4 पाई है वो गुना में चल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 का b, 36 पाई गुना 10 के पावर 4। पांचवा है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल Fg एवं Fe हो तो Fg बाटा Fe का मान कितना होगा। ये तो आपको खुद सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा G इंटू ME इंटू ME बटा R स्क्वायर। अब विद्युतीय बल हो जाएगा K इंटू E इंटू E बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर कट जाएगा। G का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11, ME का मान 9.1 गुना 10 के पावर -31, ME का मान 9.1 गुना 10 के पावर -31 बटा 9 गुना 10 के पावर 9, 1.6 गुना 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -19। यही आपको सॉल्व करके निकाल देना है जो भी इसका आंसर आएगा। -31 -31 -62 है, -62 -11 -73, -73 में से 19 दूनी 38 घट जाएगा
तो यानी 38 दूनी 76 यानी 3 यानी 35 यानी 35 और ये 9 ऊपर चल जाएगा -44, 10 के पावर -44 इसका आंसर हो जाएगा लगभग में। 10 के पावर -44 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो डी को आप 10 के पावर -44 बना दीजिएगा। ऑप्शन में 42 दिया हुआ है, 10 के पावर 44 हो जाएगा। 10 के पावर -44 सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में किसी बंद सतह के अंदर n विद्युत द्विध्रुव हो, ये तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कॉपी में मिल जाएगा। किसी बंद सतह के अंदर n विद्युत द्विध्रुव हो तो बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। हम बता चुके हैं कि बंद सतह के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव हो तो उससे निकलने वाला फ्लक्स का मान शून्य होता है, डायरेक्ट आपको कॉपी में भी मिल जाएगा। इसके बाद में 7वां है L लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, तो घन के किसी एक पृष्ठ से, घन में 6 गो पृष्ठ होता है, तो 6 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। 6 गो सतह से, तो एक सतह से तो 6 से भाग दे देंगे, 1/6 गुना 1/ε0 इंटू Q। एक सतह से 6 गो से निकलने वाला इतना होगा, एक सतह से 6 से भाग दे देंगे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा Q बटा में 6ε0, यानी ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी 6 का ए। घन से निकलने वाला फ्लक्स टोटल इतना, एक वर्ग से तो 6 से भाग दे दिए। आवेश के किसी समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है समीप। 8 नंबर प्रश्न है, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बहादुर हम आपको बता दें, ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 है। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3, आवेश की समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी 8 का ए हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की विमा कितनी होती है, तो ml/q T⁻3 I⁻, ml/q T⁻3 I⁻, यानी 9 का बी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 है, अक्ष पर विद्युत तीव्रता का सूत्र पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r/q, ये हमारा सूत्र होता है अक्ष पर। तथा द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र 2r, लंबवत समद्विभाजक पर 2r दिया है दूरी, E2 है। E2 आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटा में 2r का होल क्यूब। दूरी हमारा 2r दिया हुआ है, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटा में 8r/3, 8r/3। ये हमारा अक्ष पर हो गया, ये हमारा लंबवत समद्विभाजक पर हो गया। दोनों को भाग दे देंगे तो E1 बटा E2 बराबर हो जाएगा, यदि आप भाग दे के देखिएगा तो 16 हो जाएगा। E1 बटा E2 बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो E2 बराबर हो जाएगा E1 बटा में 16, E2 बराबर E1 बटा में 16। कैलकुलेशन को समझ लीजिए, r दूरी पर अक्ष पर विद्युत तीव्रता इतना है, 2r दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता इतना होगा। अनुपात निकाल दिए, E1 बटा E2 बराबर 16, तो E2 बराबर E1 बटा में 16। इसमें ऑप्शन में E2 बराबर E1 बटा में 16 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। तब हम आपको बता दें, याद होगा कि अक्ष पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अक्ष पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, और अक्ष पर होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यानी अक्ष पर विद्युत तीव्रता की दिशा लंबवत समद्विभाजक के विपरीत होती है, विपरीत का मतलब माइनस। लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता की दिशा अक्ष के विपरीत दिशा में होगी, इसीलिए माइनस हुआ है। तो E2 बराबर माइनस E1 बटा में 16, बी नंबर इसका आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपका मिला, बहुत बेहतरीन। थोड़ा सा हाई कंसेप्चुअल प्रश्न था
कि अक्ष पर विद्युत तीव्रता r दूरी पर इतना, लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता 2r दूरी पर इतना, भाग दे दिए तो E1 बटा E2 बराबर 16, तो E2 बराबर E1 बटा में 16। लेकिन चूंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि अक्ष पर विद्युत तीव्रता ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यानी उल्टा होती है, इसीलिए माइनस हुआ है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। निरक्षीय का मतलब लंबवत समद्विभाजक। लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक पूछ रहा है कि लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, यह निकालिए। यानी ये वाला सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र यही होता है। इसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, डायरेक्ट आपको कॉपी में मिल जाएगा। लंबवत समद्विभाजक पर विद्युत तीव्रता का सूत्र जो है निकलवाए हैं कॉपी में, डायरेक्ट मिल जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P r थीटा पर विद्युत तीव्रता की गणना कीजिए। यह भी सूत्र, r थीटा का मतलब r दूरी और थीटा कोण, r दूरी और थीटा कोण एक सूत्र पढ़ाए हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में R क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये r दूरी और थीटा कोण पर यही आपका विद्युत तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको कॉपी में पढ़ाए हैं, डायरेक्ट इस सूत्र को सिद्ध कर दीजिएगा। तीसरा है, गॉस का प्रमेय लिखें और समझाइए तथा इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम स्थापित करें। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 4। तीसरा जो ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा जो प्रश्न है, गॉस प्रमेय अनुप्रयोग 4। गॉस प्रमेय लिखना है और अनुप्रमेय 4 लिखना है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखें और प्रमाणित करें। इसका उपयोग करके आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। जो चौथा प्रश्न है वो गॉस प्रमेय अनुप्रयोग 3 है। पांचवा प्रश्न, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है? किसी आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष के लंबवत दिशा में स्थित बिंदु पर विद्युत तीव्रता की व्यंजक प्राप्त करें। पांचवा है गॉस का प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 2। इसमें अनुप्रयोग 2 लिखना है। छठा, गॉस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। एक आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की गणना करें। छठा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 है। और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषित करें। सातवां आपका विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देना है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न गॉस प्रमेय लिखना है और उसके बाद अनुप्रयोग 4 कर देना है। चौथा प्रश्न गॉस का प्रमेय लिखना है, उसके बाद अनुप्रयोग 3 लिख देना है। इसमें अनुप्रयोग 2 लिखना है, इसमें अनुप्रयोग 1 लिखना है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आप भी देखिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अनुप्रयोग 1 लिखना है कि 2 लिखना है कि 3 लिखना है। यदि नहीं समझ में आएगा, नहीं ऐसा बुझाएगा, तो आप सवाल कर सकते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या देना है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में सेट 2 को बनवा दिए, सेट 2 और सेट 3। अगला वीडियो में हम अगले सेट को लेकर के मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।